जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अर्थव्यवस्था की अगली वीडियो में इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक नियोजन होता है और पंचवर्षीय योजनाएं। आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी हैं, आर्थिक नियोजन क्या होता है, इन चीज़ों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन होता है कि जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका बेहतर ढंग से या कह सकते हैं समुचित तरीके से जो उपयोग होता है वही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है, तो आपको अगर याद होगा कि आर्थिक वृद्धि कैसी प्रक्रिया है, तो आर्थिक वृद्धि है जो मात्रात्मक प्रक्रिया है, और आर्थिक जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्थिक वृद्धि हो और उसके बाद आर्थिक विकास हो ये आवश्यक नहीं है, जिसे हमने पीछे वाली वीडियो के माध्यम से समझा था और बताया था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है पर डे, और अगर यही व्यक्ति 200 रुपये पर डे कमाने लगे, ठीक, तो पहले ये 100 रुपये पर डे कमाता था, अब कितना कमा रहा है, 200 रुपये पर डे। पहले भी कुछ नहीं बचाता था, 100 रुपये कमाता था तो भी, अब भी कुछ नहीं बचा रहा है, 200 रुपये कमा रहा है तो भी। तो इसमें क्या हुआ, व्यक्ति की जो मात्रा में तो वृद्धि हुई लेकिन व्यक्ति के गुणों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। मतलब व्यक्ति की मात्रात्मक वृद्धि हुई, गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई। और ये मात्रात्मक वृद्धि 100 रुपये की जो हो रही है इसी को क्या कहते थे, आर्थिक वृद्धि कहते थे। और यदि ये व्यक्ति इसमें से कुछ बचत कर लेता तो वही आर्थिक वृद्धि किस में बदल जाती, आर्थिक विकास में बदल जाती। इसका मतलब ये कि जो वर्तमान में जो व्यक्ति है ये कोई भी किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा, अगर मान लो एक व्यक्ति है जो कितने रुपए कमा रहा है, 100 रुपये पर डे कमा रहा है, और इसी 100 रुपये में से वो 20 रुपये की डेली की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो इसकी कोई भी आर्थिक वृद्धि नहीं हुई। और आर्थिक वृद्धि ना होते हुए भी इसने बचत की और अपना क्या कर लिया, आगे कुछ विकास कर लिया, कुछ नया कर लिया। तो ये कैसी प्रक्रिया हुई, गुणात्मक प्रक्रिया हुई। इस व्यक्ति के गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब ध्यान रखना है कि आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक विकास कैसी है, गुणात्मक प्रक्रिया है। अब ये आर्थिक नियोजन क्या है, ठीक, तो आर्थिक नियोजन है कि जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का समुचित तरीके से उपयोग किया जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, इसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास 50 रुपये हैं। ठीक, एक व्यक्ति के पास 50 रुपये हैं और 50 रुपये लेके वो मार्केट जाता है, तो वो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उसके लिए कम से कम कितने रुपए होने चाहिए, जैसे मान लो 60 रुपये उसके पास होने चाहिए, जिससे उसकी आवश्यकता वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें खरीदा जा सके। अब व्यक्ति क्या करे, अगर समझदार व्यक्ति है तो उसमें से 40 रुपये खर्च किए उसने, और उन 40 रुपये से वो मूलभूत वस्तुएं खरीदी जिससे उसका जीवन यापन में कोई मुश्किल ना हो, या जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, उन्हीं को कहते हैं मूलभूत वस्तुएं। अब मूलभूत वस्तुएं उसने खरीदी 40 रुपये की, बचत कितने की कर ली, उसमें से 10 रुपये की। मतलब उस व्यक्ति के पास जो रुपया था, जो सीमित संसाधन था, उस सीमित संसाधन से उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने उस सीमित संसाधनों का समुचित प्रयोग किया, और समुचित प्रयोग करने के बाद जो मूलभूत वस्तुएं थी उन्हें खरीदा और कितने रुपए का बचाव कर लिया, 10 रुपये का बचाव भी कर लिया। तो इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन। नियोजन क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम समुचित तरीके से किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ अर्थव्यवस्था के संबंध में पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे। ठीक, अब देखो आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग करके अधिकतम विकास करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। सबसे पहले 1934 में 34 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले पूछे किसने आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया, तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया, इनकी पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक, उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया।
ठीक, जो कांग्रेस के द्वारा गठित थी और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये जो योजनाएं आ रही हैं, ये जो गठित की जा रही समितियाँ, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि भारत में बेहतर संसाधन जो उपलब्ध हैं उनका बेहतर तरीके से या समुचित तरीके से उपयोग किया जा सके। फिर उसके बाद 1934 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान योजना प्रस्तुत की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया कि बॉम्बे प्लान योजना कब प्रस्तुत की गई? 1944 में। किसने की? तो मुंबई के 8 उद्योगपति थे, उन्होंने की थी। फिर उसके बाद एक व्यक्ति थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, उन्होंने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की 1944 में ही। फिर उसी के बाद 1945 में मानवेंद्र नाथ राय ने जन योजना प्रस्तुत की। 1950 में जयप्रकाश नारायण, जैव नहीं है यहाँ लिखा है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय ज्ञान योजना प्रस्तुत की। अब जो भी योजनाएं प्रस्तुत हो रही हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पहली कब प्रस्तुत की गई? तो पहली प्रस्तुत की गई 1934 में, ठीक, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो भी जितनी भी योजनाएं प्रस्तुत की जा रही, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि भारत में जो भी सीमित संसाधन, पर्याप्त संसाधन हैं, उन पर्याप्त या सीमित संसाधनों का समुचित तरीके से उपयोग किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित हो सके और हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। इसके लिए इन जो उद्योगपति थे या जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग थे, वो कोशिश कर रहे थे, इस तरह की योजनाएं प्रस्तुत कर रहे थे जिससे इन पर काम हो सके और आर्थिक विकास हो सके। अब इसके बाद क्या हुआ? जब भारत आज़ाद हुआ तो इन सभी योजनाओं को संक्षिप्त करते हुए, इन योजनाओं को समाप्त करते हुए सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया के रूप में गठन किया। किसका? योजना आयोग का। संविधान में नहीं है लेकिन ये कैसा है? एक कानूनी आयोग है, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को। कार्य क्या है? कार्य देश की आर्थिक गतिविधियों एवं पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन एवं नियंत्रण व निर्देशन करना। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक, संवैधानिक निकाय ये नहीं है, ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एनडीसी की, राष्ट्रीय विकास परिषद, और ये बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? एनडीसी। स्थापना कब हुई है? 6 अगस्त 1952। योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करना इसका कार्य था कि जो भी योजनाएं तैयार हो रही हैं इसमें राज्य की भूमिका क्या होगी। इसके बाद सरकार ने क्या किया? 5-5 वर्ष की लॉन्ग टर्म योजनाएं लागू की। 5-5 वर्ष की योजनाएं लागू की कि आने वाले 5 वर्ष में हमने देश के अंदर कितना विकास करना है, और उस विकास करने के लिए सरकार ने एक निश्चित क्या किया? लक्ष्य निर्धारित किया, और उन लक्ष्यों पे काम करने के लिए क्या बनाए? योजनाएं बनाई, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जाना जाता है। इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का, इनके देखरेख करने का काम किसका था? तो ये काम था योजना आयोग का, ठीक। अब इसमें हम महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करेंगे और किस पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे टाइम ही पूछ लेगा। 1951 से 1956 तक, मतलब 5 वर्ष की योजना होती थी। किस मॉडल पे आधारित थी? तो आपको ध्यान रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि, सिंचाई तथा विद्युतीकरण को बल देना था, जो भारत में उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक थी भारत की आज़ादी के बाद। इस योजना में 2.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया और 3.6% वृद्धि प्राप्त हुई। मतलब कह सकते हैं ये बहुत ही सफल पंचवर्षीय योजना थी। जो हमने वृद्धि का जो लक्ष्य रखा था तो 2.1% था, और उस वृद्धि को हमने अर्जित कितना किया? 3.6% वृद्धि हमने प्राप्त की 5 वर्षों के अंदर। देखो, कोई भी योजना जब शुरू होती है तो शुरू में उसका जो निर्धारण होता है वो किया जाता है कि हमें कितना लाभ अर्जित करना है, और उसके बाद हम जब योजना की जो ड्यूरेशन होती है वो समाप्त होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या जो लक्ष्य रखा था उसे प्राप्त कर पाए तो नहीं कर पाए। तो इस योजना में क्या था? 2.1% जो लक्ष्य रखा गया था उससे कहीं आगे जाके 3.6% लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो ये कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कैसी एक सफल पंचवर्षीय योजना है। इसके तहत स्थापित बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी हैं? तो सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थापित थी? पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पे उड़ीसा में, ठीक। उसके बाद भाखड़ा नागल, ठीक, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब में सतलज नदी पे। इस योजना का कुल राजस्व जो 31% किस पे खर्च किया गया था? कृषि पे। जो भी था उसका 31% केवल कृषि पे, और सबसे ज़्यादा बढ़ावा भी किसको दिया गया था? कृषि को। देखो, सब जितनी भी योजनाएं हैं सब किससे संबंधित है? तो सभी योजनाएं किससे संबंधित है? सिंचाई से।
सभी योजनाएं आपकी किससे संबंधित हैं? सिंचाई से संबंधित योजनाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की 1956 से 61 तक, जिसकी टाइम ड्यूरेशन थी। ठीक, इस योजना को पीसी महालन विश्व मॉडल पर आधारित था। अब इसमें कहीं कहीं आपको मॉडल मिलेंगे, कहीं कहीं जो प्रमुख नहीं है वो आपको नहीं मिलेंगे मॉडल। जैसे मान लो पहली पंचवर्षीय योजना पूछ लेता है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालन विश्व मॉडल पे आधारित है। अब इसमें क्या किया गया था? बाहरी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। हाँ, हम बात कर रहे थे कि मॉडल क्या होता है। मॉडल ये होता है कि जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं उन्होंने अपना एक प्लान प्रस्तुत किया होता है कि अगर इस पे काम किया जाए तो देश को इतना लाभ हो सकता है, तो उन्हीं को मॉडल मानते हुए, उन्हीं को आदर्श मानते हुए इन योजनाओं को शुरू किया गया। जैसे मान लो पहली योजना है तो हेराल्ड डोमर जो अर्थशास्त्री थे उन्हें मॉडल माना गया। दूसरी योजना में किस मॉडल को अपनाया गया? तो पीसी महालन विश्व जो अर्थशास्त्री है उनके मॉडल को अपनाया गया। तो इसलिए आपको अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग मॉडल मिल जाते हैं। इस योजना का जो लक्ष्य कितना रखा गया? 4.5% और लक्ष्य की प्राप्ति 4.2%, लगभग सफल योजना कह सकते हैं। और ये जो योजना थी इसमें उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, भारी उद्योग को। इसमें बढ़ावा किसको दिया गया था? भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के तहत राउरकेला पावर प्लांट स्थापित हुआ उड़ीसा में, भिलाई पावर प्लांट स्थापित हुआ छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पावर प्लांट स्थापित हुआ कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक, इसके अलावा चितरंजन लोकोमोटिव से स्थापित हुआ कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो कब से कब तक है? तो 1961 से लेकर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना रही। इस योजना का उद्देश्य उद्योग तथा खाद्यान्न क्षेत्र को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योग तथा खाद्यान्न क्षेत्र को बढ़ावा देना। इस योजना का लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन प्राप्ति केवल कितनी हुई? 2.5%। ये एक असफल योजना थी। असफलता के कारण थे कि इस योजना की असफलता का प्रमुख कारण था कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तथा 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। और इस युद्ध के दौरान एक दूसरी घटना भी घटी कि 1965 और 66 में भयंकर सूखा पड़ गया। तो एक चुनौती खड़ी हो गई थी भारत में, जो जनता थी उसके भुखमरी से बचाने के लिए। तो फिर हम उसमें कोई भी वृद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस कारण ये योजना कैसी साबित हुई? एक असफल योजना हुई। जो हमने लक्ष्य रखा था वो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इस योजना को असफल योजना कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ? 3 वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की गई। कब? 1966 और 1969। चूंकि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल बिल्कुल तैयार था, लेकिन देश इस स्थिति में पहुंच गया था कि वहाँ पे खड़े होना सबसे बड़ी चुनौती थी, अपने आप को संभालना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम 5 वर्षीय योजना लागू ना करके एक तीन वार्षिक योजनाएं लागू कर रहे हैं जो 1-1 वर्ष की होंगी, क्योंकि देश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी। 2 युद्धों से अभी निकल के आया था देश में सूखा पड़ गया था। तो इससे सरकार ने सोचा कि एक लॉन्ग टर्म योजना को ना लाके हम 1-1 वर्ष की योजना को प्रस्तुत करेंगे, जबकि पूरा मॉडल चौथी पंचवर्षीय योजना का तैयार था। तो सरकार ने बड़ी समझदारी से वो चौथी पंचवर्षीय योजना लागू ना करके उनकी जगह 1-1 वर्ष की 3 वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की। कब से कब तक? 1966 से लेकर 1969 तक। योजना अवकाश के दौरान 1-1 वर्ष की 3 वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की गई। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना था। क्यों? क्योंकि पीछे अब देखो, उद्देश्य देखो, पीछे वाले में हमने क्या देखा था भाई कि योजना असफल रही, उसमें एक बड़ा कारण था सूखा। तो सरकार ने कहा अब उसी क्षेत्र पे क्यों ना काम किया जाए, जिस कारण हम पीछे वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सके। और इसी के साथ उन्नत किस्म के बीजों को प्रदान करना, इसमें कीटनाशक के उपयोग व रासायनिक को बढ़ावा देना। इस योजना के दौरान 1966 में उन्नत बीज कार्यक्रम शुरू किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि उन्नत बीज कार्यक्रम भारत के अंदर कब शुरू किया गया था? 1966-67 में। किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया? तो आपको पंचवर्षीय योजना नहीं, योजना अवकाश में 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। उनमें पहली वार्षिक योजना के दौरान शुरू किया गया। इस योजना के दौरान हरित क्रांति की प्रारंभ हुई। ठीक, हरित क्रांति अगर आपसे पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक, अगला आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो चौथी पंचवर्षीय योजना है। 1969 से लेकर 1974 तक जो लागू रही। ये योजना किस मॉडल पे आधारित थी? गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। मॉडल बता ही दिया, ये अर्थशास्त्रियों का अपना अपना एक मैप होता था जिस पे काम किया जाता था। इस योजना का उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास करना, आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति था। इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया 5.6% और प्राप्ति ही 2.5% थी। यह भी एक कैसी असफल योजना थी। इसकी भी असफलता के कारण थे कि 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ।
ठीक। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, उसके बाद सूखा पड़ गया। तो जो चुनौती पिछले जो हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखी थी, वो किस में थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में हम सिंचाई के क्षेत्र में, बाकी हम कीटनाशक आदि के क्षेत्र में इतना विकास नहीं कर पाए और उसका खामियाजा फिर से एक बार भुगतना पड़ा भारत के लिए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। इस योजना का जो उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल देना। इस योजना को जो लक्ष्य कितना है? 4.5% और लक्ष्य की प्राप्ति है 4.8%। मतलब कैसी पंचवर्षीय योजना है? सफल पंचवर्षीय योजना है। पहली सफल, दूसरी लगभग सफल, तीसरी चौथी लगातार असफल पंचवर्षीय योजना और फिर से पांचवी कैसी? सफल पंचवर्षीय योजना है। इस योजना के तहत संचालित योजनाएं कौन कौन सी थी? तो एक तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया, 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना की अवधि कठोर आपातकाल के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई तथा केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और जो प्रधानमंत्री बने वो बने मोरारजी देसाई। अब इस योजना को मतलब अपनी जो टाइम इसका समय काल था उसे पहले ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया सरकार ने, और जनता पार्टी ने जो योजना थी इसकी अवधि को 1 वर्ष घटा दिया। मतलब ये जो लागू होनी थी उससे 1 वर्ष पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया। जो 79 तक चलती ना, 78 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया। और जो जनता पार्टी की सरकार आई जिसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, आपको पता होगा कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई हैं। तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की तरह की स्थान पर रोलिंग प्लान, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अनवरत योजनाओं को लागू करने का प्लान बनाया। और रोलिंग प्लान की जो अवधि थी वो कितनी रखी गई? 20 वर्ष। मतलब ये दीर्घकालिक योजनाएं शुरू की गई थी जनता पार्टी के द्वारा। 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आई जिससे इन अनवरत योजनाओं को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 से 1985। ठीक। इस योजना का उद्देश्य कृषि उद्योग को बढ़ावा देना था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया तथा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई: ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय गारंटी रोजगार कार्यक्रम। इस योजना का लक्ष्य 5.2% और प्राप्ति 5.7%। मतलब ये भी कैसी योजना है? एक सफल पंचवर्षीय योजना है। देखो तो पाँचवीं भी सफल और छठी भी सफल। इसके बाद आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन व रोजगार व सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई? तो सामाजिक न्याय परियोजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना। ठीक। 1990 से 92 के मध्य राजनीतिक अस्थिरता के कारण कोई भी योजना लागू नहीं हुई। ये भी कैसा है? एक अवकाश का समय है जिसे आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इस योजना का जो उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, रोजगार तथा शिक्षा व जनस्वास्थ्य को बढ़ावा देना। मतलब कह सकते हैं जो व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं थी उन्हें बढ़ावा देने का उद्देश्य था किसका? आठवीं पंचवर्षीय योजना का। 92 से 97 तक जिसका समयकाल था। ये योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ये बहुत ही प्रमुख हो जाते हैं। और मनमोहन सिंह ने ही देश में क्या हुआ? पहली बार उदारीकरण को बढ़ावा दिया। उदारीकरण का मतलब है उदारीकरण और निजीकरण दोनों एक होते हैं, जो हम पीछे वाली वीडियो में जिन्हें डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी तो पीछे वाली जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना आई 1997 से 2002। इस योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना। इस पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सी योजनाएं की गई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक, संपूर्ण स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक, तो ये योजना इस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रस्तुत की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगली आपकी है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर कब तक? 2007 तक। इस योजना का उद्देश्य है रोजगार व ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस योजना का उद्देश्य समावेशी विकास। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है।
उसके बाद अब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 पूछा जाए भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं, तो ध्यान रखना है आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तुरंत एवं समावेशी विकास। इस योजना के तहत 2014 में स्वच्छ भारत मिशन योजना, जनधन योजना, मेक इन इंडिया योजना चलाई गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अटल योजना, डिजिटल इंडिया योजना बनाई गई। 2016 में उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना, ठीक, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना। तो ये जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक। तो अब इस योजना आयोग को समाप्त करके क्या लाया गया है, नीति आयोग। जो योजना आयोग पहले काम करता था अब उसकी जगह लाया गया है नीति आयोग। अब वर्तमान में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर रहा है, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, योजनाएं हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं एवं उनसे जुड़ी या उनके दौरान स्थापित होने वाले प्रमुख उद्योग वगैरह हो गए, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बढ़िया सा कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद।